स्वागत है आपका। मेरा नाम रोहित कुमार और आज फिर से अब 26 नवंबर 2022 के करंट अफेयर जो द हिंदू से लिया गया है उस पर हम चर्चा करेंगे। तीन सबसे प्रमुख करंट अफेयर तीन चार जो हैं आज के न्यूज़ का जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हुए हैं, खास करके अगर आप देखा जाए तो मेंस के लिए भी कुछ ऐसे हैं। फिर हम उस पर एडिटोरियल पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर से। सबसे पहले आज की जो सबसे प्रमुख न्यूज़ है जिसकी बात कर रहे हैं वो मनरेगा से संबंधित है। मनरेगा का नाम तो सुना होगा। मनरेगा को पहले नरेगा कहा जाता था, लेकिन सत्ता जब बदली तो उसका नाम भी बदल गया और वो मनरेगा हो गया। ऐसा कहा जाता था कि मनरेगा स्कीम को रखने के पीछे एक वक्तव्य दिया गया था कि मनरेगा कांग्रेस की सबसे बड़ी असफलता का चिन्ह होगा और उस चिन्ह को हम विरासत की तरह उसे संभाल कर रखेंगे। इसलिए मनरेगा को लागू जारी रखा गया। इस स्कीम को 2005 में मनरेगा लाया गया था एक्ट के जरिए। तो फिलहाल मनरेगा से संबंधित जो न्यूज़ है उसमें यह कहा गया कि भारत सरकार, आप यहां पर देखेंगे कि एक पैनल बनाने जा रही है ताकि मनरेगा की एफिशिएंसी को लुक आउट कर सके, उसे देख सके। मनरेगा की एफिशिएंसी की बात कर रही है कि भाई मनरेगा की एफिशिएंसी थोड़ी डाउन हो गई है, कामकाज शायद डाउन हो गए। चर्चा करेंगे इसके बारे में, मनरेगा से संबंधित इन सभी चीज़ों के बारे में, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी का गठन किया है और उस कमेटी के माध्यम से महात्मा गांधी जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स हैं उसकी एफिशिएंसी, उसके इम्प्लीमेशंस की जांच करेगी। तो जानेंगे कि क्या है इसके बारे में, आपके एग्जाम के लिए कितना कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं इससे संबंधित इन चीज़ों के बारे में। सबसे पहले अगर देखा जाए कि गवर्नमेंट इस मनरेगा के में की अगर हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी का गठन किया है स्पेशली मनरेगा को लेकर। मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है जो कि 2005 में इसे लाया गया था। इसको पीछे की अगर हम बात करें, इस कमेटी का जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है कि मनरेगा जिस लिए लाया था, खास करके पॉवर्टी के एलिवेशंस के मकसद से मनरेगा स्कीम को भी लाया गया था। पूरी तरीके से नहीं कर सकते हैं, 100 दिनों की रोजगार गारंटी देती है ये योजना। तो इसके तहत इस कमेटी के माध्यम से रिव्यू किया जाएगा कि आखिर मनरेगा में प्रॉब्लम कहाँ है, समस्या कहाँ उत्पन्न हो रही है, आखिर उसकी इफिशियंसी कम क्यों हो गई है। इसके बारे में जानने की बात। इस कमेटी के हेड के तौर पर चुने गए हैं फॉर्मर रूरल डेवलपमेंट सेक्रेटरी अमरजीत सिन्हा। अमरजीत सिन्हा पहले आपके रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी सेक्रेटरी हुआ करते थे। उन्हीं को एज ए कमेटी का चेयरमैन के तौर पर उनको चुना गया है और उन्होंने पहली मीटिंग मंडे को लिया और एंड हैज बीन टू गिवन 3 मंथ टू सबमिट द सजेशन। और उन्होंने कहा कि आने वाले 3 मंथों में हम मनरेगा से संबंधित सारी जितनी भी कुंडली है कि कहाँ पर कमी है, लूप होल क्या है, इम्प्लीमेशंस में प्रॉब्लम क्या हो रही है, कितने फंड जारी किए गए थे और कितने फंड जनता तक पहुंच रही है, उन किसानों मजदूरों तक जिन्हें रोजगार की गारंटी दी गई है, इनका पूरा लेखा जोखा 3 महीने के अंदर में उस रिपोर्ट के माध्यम से वो जारी करेंगे। ऐसा बात उन्होंने कहा। इसके तहत अगर इसी की बात करते हैं आगे का, अगर देखा जाए इसमें तो आप सभी को पता होगा मनरेगा से संबंधित बातें कि यह स्कीम 100 दिन की रोजगार गारंटी देती है। 100 दिनों की इस स्कीम के माध्यम से 100 दिनों तक की सरकार, आपको पता होगा कि जब आपने डायरेक्टर प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी पढ़ा होगा और उसमें डायरेक्टर प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में राइट टू वर्क की बात की जाती है कि सरकार का दायित्व है, स्टेट का दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अनएम्प्लॉयड लोगों को रोजगार मुहैया करवाए। और उसी को मद्देनजर रखते हुए 2005 में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट पास किया गया था और उसके तहत 100 दिनों की रोजगार की गारंटी दी गई थी। आज के दौर पर अगर देखा जाए तो भारत में करीब 15.51 करोड़ अभी वर्कर एक्टिव हैं जो मनरेगा के तहत अपने इस स्कीम के तहत उन्होंने अपने आप को इंस्टॉल कर रखा है एज ए एम्प्लॉय के तौर पर। सिन्हा की कमेटी जो है इस बात से भी बात करेंगे कि उन्होंने इस बात पर भी स्टडी करेंगे कि मनरेगा काम के पीछे, उसके बिहाइंड, उसकी डिमांड के पीछे की बातों को भी वो पूरी भली भांति से वो
रिसर्च करेंगे, वो देखेंगे कि मनरेगा के ट्रेंड्स में एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, सरकार बजट में जो फंड जो निहित की गई थी उसका कितना परसेंट खर्च हुआ है, और इंटर स्टेट वेरिएशंस के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे, और कंपोजिशंस ऑफ वर्क के बारे में। ओवरऑल कह सकते हैं कि भाई कामकाज में प्रॉब्लम, समस्या कहां हो रही है, उन सभी रूपरेखाओं को ये सिन्हा साहब इसकी जांच करेंगे। साथ साथ में उन्होंने कहा है कि इस बात का भी सजेशंस करेंगे कि व्हाट चेंजेस इन द फोकस ऑफ द गवर्नेंस सोर्सेज में, गवर्नेंस सोर्सेज के दौरान में क्या बदलाव करने की जरूरत है ना, स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस करने की जरूरत है, और इस मनरेगा को और भी बेहतर इफिशियंसी, इफेक्टिव और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैसे लाया जाए, इन सभी चीजों पर भी बात की जाएगी। मनरेगा लॉन्च किया गया था 2005 में पॉवर्टी एलिवेशन इंस्ट्रूमेंट के तौर पर, रूरल ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोवाइडिंग देम विद द सेफ्टी नेट फॉर्म टू गारंटी वर्क और वेजेज। इट वॉज फेल्ड दैट कि उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे ज्यादा जो पॉवर्टी का लेवल है, गरीबी का लेवल जो है, आप सबको पता होगा कि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन राज्यों को बीमारू स्टेट कहा जाता था। आप इस बात से वाकिफ होंगे, बीमारू, बी फॉर बिहार, एम फॉर एमपी, एमपी आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को बीमारू स्टेट। आज के दौर पर देखा जाए तो गरीबी का लेवल जो है यूपी बिहार में सबसे अधिक है, हाई लेवल ऑफ द पॉवर्टी है। और इस स्कीम, आखिर हाई लेवल पॉवर्टी होने के बावजूद भी क्या ये स्कीम उन राज्यों तक बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस कर पा रही है या नहीं, आखिर पॉवर्टी एलिवेशन क्यों नहीं हो रहा है, इन सभी चीजों पर भी इस माध्यम से स्टडी करने की बात चल रही है। तो ये मनरेगा से संबंधित जो बातें थी इस पर चर्चा करने की किया गया। दूसरा जो न्यूज है आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये है आपका सुप्रीम कोर्ट 6 गवर्नमेंट व्यू ऑन अलाउइंग सेम सेक्स मैरिज। आप सबको पता होगा, आपने भारत के संविधान के फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 21 को पढ़ा होगा, जिसमें राइट टू लाइफ की बात करती है, राइट टू प्राइवेसी की बात करती है, पर्सनल लाइफ की बात करती है। तो इसी से संबंधित इस मुद्दे पर बात की जाती है। आप सबको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिलहाल में सरकार को यह कहा है कि सेम सेक्स मैरिज के अलाउ के लिए, सेम सेक्स मैरिज को लागू करने पर वो अपनी प्रतिक्रिया जारी करे। सरकार सुप्रीम कोर्ट को प्रतिक्रिया दे कि समस्या कहां पर हो रही है। सिंपल सी बात है, एलजीबीटीक्यू की अधिकारों की बात इसमें की गई है। यहां पर आपके मैरिज एक्ट की भी बात की गई है कि भाई सिंपल सी कि अगर दो व्यक्ति, चाहे वो सेम सेक्स वाले हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, अगर वो आपस में विवाह करना चाहते हैं तो आखिर समस्या कहां उत्पन्न हो रही है, आखिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि आर्टिकल 21 भी पर्सनल लाइफ की बात करता है। बहुत सारी बातें हैं, इन चीजों में हम यहां पर देखेंगे, इसके माध्यम से इस चीजों को हम समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई, सरकार को कहा कि आप मुझे प्रक्रिया दे सेम सेक्स मैरिजेज में, क्या आपको प्रतिक्रिया की आवश्यकता है, आप मुझे व्यू दे, सजेशन दे, आपका क्या सजेशन है, इस चीज पर बात करता है। सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को इस बात से लिए गवर्नमेंट को कहा कि आप रिस्पॉन्स कीजिए, क्योंकि भाई उनका एक तरीके से पेटिशंस आया है कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 जो है, आप स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर सेम सेक्स मैरिज का सोलमेशन के संबंधित जो है एक याचिका दायर हुआ कि भाई सेम सेक्स आपस में विवाह क्यों नहीं कर सकता है, और वो भी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा कि आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप मुझे बताएं। आप सबको पता होगा कि स्पेशल जो मैरिज एक्ट है, जो आपके एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के बारे में आप जानते हो। वो प्रोवाइड करता है कि सिविल फॉर्म ऑफ द मैरिज फॉर द कपल्स, मान लिया सपोज दैट अगर दो कपल्स, अगर सपोज दैट वो दोनों विन विन डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं, इंटर रिलीजन या इंटर कास्ट है, और वो वहां पर आप देखा जाए कि पर्सनल लॉ के माध्यम से वो विवाह अगर नहीं कर पाते, पर्सनल लॉ यहां पर होता है कि मुस्लिमों के लिए अपनी पर्सनल लॉ है, हिंदुओं की अपनी पर्सनल लॉ है, तो उन पर्सनल लॉ के अनुसार वो विवाह नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में संविधान इजाजत देती है, संविधान की मदद से स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की सहायता
सहायता से वो कपल्स आपस में विवाह कर सकते हैं। लेकिन सवाल यहां पर हुआ कि ये उस स्पेशल मैरिज एक्ट में इस बात से, तो ये बातें तो हुआ स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का कि भाई अगर पर्सनल लॉ आपको इजाजत नहीं दे रही, पर्सनल लॉ आपके विवाह करने में, कपल्स के विवाह करवाने में एक हर्डल्स, एक बाधा उत्पन्न कर रही है, तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत जो है नागरिक को सिविल फॉर्म ऑफ द मैरिज किया जा सकता है। सरकार जो है इस एक्ट के द्वारा जो कपल्स आपस में विवाह कर सकते हैं, ये हमारा संविधान इसकी मान्यता देती है। लेकिन बेंच ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो हमारे देश के चीफ जस्टिस हैं डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली, इस बात से अग्री करती हैं। और यहां पर वो दो पार्टनर हैं जिनका नाम है सुप्रिया चक्रवर्ती, जो से सुप्रियो भी कहा जाता है, और अभय दंग, ये दोनों आप देख सकते हैं, सुप्रिया चक्रवर्ती और अभय दंग, ये दोनों आपस में विवाह करने चाहते हैं। ये दोनों सेम सेक्स मैरिज में आपस में विवाह करना चाहते हैं। लेकिन ये एलजीबीटी कपल्स के सेल्फ फुलमेंट और डिग्निटी से संबंधित, लेकिन इनको पर्सनल लॉ इजाजत नहीं देता है। अब पर्सनल लॉ इजाजत नहीं देता है तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए और उन्होंने पिटीशन डाला कि भाई हम एलजीबीटी क्यू में हैं, लेकिन क्या सरकार, क्या इसमें ये आप स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत तो हम विवाह कर ही सकते हैं, इसे इजाजत होनी चाहिए, है ना। हालांकि इसमें नहीं कहा गया कि वे कपल्स का मतलब मेल और फीमेल की ही बात कही गई है। उसमें कपल्स का मतलब दो लोग आपस में विवाह कर सकते, चाहे सेम हो, चाहे आप कह सकते हो डिफरेंट हो, इस बात से। तो ये दोनों सहमत हैं, और ये सहमत होने के बाद जो है, सहमति जाहिर करने के बाद इन्होंने सरकार को कहा कि आप अपना राय दें, क्योंकि सेम सेक्स मैरिज अमाउंटेड टू डिस्क्रिमिनेशन दैट स्ट्रक एट द रूट्स ऑफ डिग्निटी। अगर मान लिया कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत इन एलजीबीटी क्यूर को अगर विवाह करने का इजाजत नहीं दिया जाए, तो इसका मतलब यह हुआ कि आप एलजीबीटी की डिग्निटी, उसकी डिग्निटी, उसके लाइफ, उसकी प्राइवेसी आप कह सकते हैं, उसकी इच्छा का विरोध हुआ। पर्सनल लिबर्टी उनका कहां रहा, है ना। सो उनके डिग्निटी के खिलाफ है, उनके सेल्फ फुलफिलमेंट के खिलाफ है ना। तो इस बात से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस डाला। अब यहां पर देखेंगे कि बेंच इस बात से इशू करती है नोटिस टू सेंटर को, नोटिस भेजा एंड अटॉर्नी जनरल एंड लिस्टेड द केस हियरिंग आफ्टर 4 वीक। उन्होंने कहा कि 4 सप्ताह के बाद इस केस पर सुनवाई की जाएगी। सीनियर एडवोकेट आपके मुकुल रस्तोगी हैं, नीरज किशन हुए, कॉल हुए, आपका ये सब जितने भी एडवोकेट हैं, इस बात से आर्गुमेंट किया उन्होंने। 2018 उन्होंने इस बात से भी कहा कि 2018 में जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट आया था नौतेज जौहर केस के मामले में, तो नौतेज जौहर केसेस विच इज द होमोसेक्सुअलिटी वाज डिस्क्रिमिनेटेड, है ना। सो डिस्क्रिमिनेट, होमोसेक्सुअली आर डिस्क्रिमिनेट, 2018 में ये जजमेंट आया था। तो उन्होंने कहा कि भाई इट्स अ प्लेथोरा ऑफ द लिविंग इश्यूज अराइज आउट ऑफ दिस केस, सो योर लॉर्डशिप हैव आल्सो अपहेल्ड टू प्राइवेसी एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इन। ये आपका जो पुट्टू स्वामी केस है, मिस्टर रस्तोगी ने कहा कि पुट्टू स्वामी के केस में जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात कर रही थी, प्राइवेसी की बात कर रही थी, इसमें भी इन सभी चीजों की बात कही गई थी। तो ये इसके बारे में इस बात से अब कहा जा रहा है कि ग्रांट टू सेम प्रोटेक्शन। अब कहा जा रहा है कि ठीक है, ये बातें तो हो गई। तो पिटीशन में क्या कहा, जो याचिका दायर करने वाले जो दोनों हैं, उन्होंने कहा, पिटिशनर ने कहा कि मुझे 1954 एक्ट के तहत हमें ग्रांट होना चाहिए, सेम सेक्स कपल को सेम प्रोटेक्शन इज अलाउड टू इंटरकास्ट, इंटरफेथ कपल हु वांट टू मैरी। इन्होंने कहा इस पिटीशन के माध्यम से कि जिस प्रकार से अगर पर्सनल लॉ हमें विवाह करने की इजाजत नहीं देता है, तो जितने भी हेट्रोसेक्स वाले, जितने भी होमोसेक्सुअल वाले हैं या सेम सेक्स वाले कपल हैं, चाहे जो भी एलजीबीटीक्यू वाले हैं, तो उन सभी को 1954 एक्ट, स्पेशल मैरिज 1950 एक्ट के तहत उन्हें भी इस एक्ट के तहत इजाजत होना चाहिए कि वो विवाह करें, अलाउड टू द, चाहे वो इंटरकास्ट हो, चाहे इंटरफेथ कपल्स हो, चाहे किसी भी फॉर्म में अगर विवाह करना चाहते तो विवाह करें। तो अब इस पर रस्तोगी साहब ने कहा कि पिटीशन डिड नॉट टच on the personal law but only sought to make 1954 to gender neutral। कहा कि भाई ये रस्तोगी साहब ने पर्सनल लॉ पर, जो हमारा हिंदू पर्सनल लॉ हुआ, मुस्लिम पर्सनल लॉ हुआ, उन पर उन्होंने कोई वक्तव्य नहीं दिया और कहा
कि जो इस बात पर जो हमारा 1954 एक्ट है, मैरिज एक्ट, वो कहता है कि जेंडर न्यूट्रल की बात कहा, वहां जेंडर डिफाइन नहीं कहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेल और फीमेल के बीच में विवाह हो, वहां पर ये नहीं कहा कि फीमेल और फीमेल, ए और बी के बीच में विवाह की बात नहीं कही गई। सिंपल सी बात है, मतलब ये कहता है कि एक्ट ओनली से मैरिज शुड बी बिटवीन द टू पर्सन। 1954 एक्ट ये कहता है, स्पेशल मैरिज एक्ट ये कहता है कि कपल्स के बीच में विवाह होना चाहिए, चाहे वो कपल्स बिटवीन टू पर्सन, ए और बी के बीच में नहीं कर रहा है कि भाई ये कपल्स के लिए एक फीमेल और मेल होना चाहिए। मतलब इट डज नॉट से कि इट इज द यूनियन ऑफ ए एंड बी, है ना, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, इस बात पर यह कहा गया। सो मिस्टर कॉल ने भी कहा कि देयर वाज अबाउट द 15 लेजिस्लेशन दैट गारंटी टू राइट ऑफ वेज। अब देखिए उसमें के दौरान में 15 लेजिस्लेशन इसके अंदर में आया था, जब चेंज हुआ था, एलजीबीटीक्यू वाला आया था, उसमें कहा गया था कि राइट ऑफ वेज होना चाहिए, ग्रेट्युनिटी होना चाहिए, एडॉप्शन होना चाहिए, सरगोशी होना चाहिए था, लेकिन विच वर नॉट अवेलेबल टू एलजीबीटी सिटीजन्स के लिए ये सब नहीं था। तो मिस्टर गोस्वामी ने कहा कि फंडामेंटल इश्यूज है, हाउ टू आई प्रोटेक्ट माई फैमिली। So this Special Marriage Act 1954 out to apply to marriage between any two persons regardless ऑफ जेंडर आइडेंटिटी और सेक्सुअल ओरिएंटेशन और पेटिशन। इन्होंने कहा कि 1954 के तहत कोई भी व्यक्ति विवाह कर सकता है, सेम सेक्स का हो, डिफरेंट सेक्स का हो, या किसी से भी विवाह कर सकता है लीगली तौर पर। यह बात इस आपका ग्रांट टू सेम प्रोटेक्शन में कहा गया। तो 1954 पिटीशन है, जजमेंट आएगा, डेफिनेटली आएगा एलजीबीटी के भाई, कि भाई उनकी पर्सनल आर्टिकल 21 भी इसके अंदर में आएगा, बहुत सारी चीजें इसमें देखने को मिलेगा। तो ये इससे संबंधित था। तीसरा जो है न्यूज आपका द हिंदू का ही, तीसरा न्यूज है आपका इकोनॉमिक से, आपको इको से है, और ये आपके प्रीलिम्स के में प्रश्न बन सकते हैं कि सेंटर लाइकली टू रेशनलाइज टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स स्ट्रक्चर। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स के बारे में आपने टैक्स सिस्टम पढ़ा होगा कि टैक्स स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, देयर आर टू टाइप ऑफ द टैक्स सिस्टम ऑफ इंडिया। एक आपका डायरेक्ट टैक्स होता है, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स में भी डिफरेंट टाइप के टैक्स हैं, जैसे आपका कॉर्पोरेट टैक्स हुआ, इनकम टैक्स हुआ, है ना, वेल्थ टैक्स हुआ, ये सारे। इनडायरेक्ट टैक्स में आपका जीएसटी है। तो यहाँ कहा कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, निर्मला सीतारमन, तो उन्होंने कहा कि हमें जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है ना, उसको क्या करना चाहिए कि सिमिलर एसेट क्लास में उसको रखने की जरूरत है और उसको रेशनलाइज करने की जरूरत है। मतलब बुद्धिमत्ता के आधार पर आप कह सकते हैं कि उसमें थोड़ा चेंजेस करने की जरूरत है। आज अगर हम बात करें बेस ईयर के आधार पर, सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है क्या। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आपके पास कोई 100 रुपए की प्रॉपर्टी है। अब ये 100 रुपए की प्रॉपर्टी है और आफ्टर कुछ समय के बाद, लॉन्ग टर्म के बाद, 1-2 साल, 3 साल, 2 साल के बाद जो है ये 100 रुपया से 150 रुपया हुआ, है ना। तो ये आपका कैपिटल था 100 रुपया, लेकिन इसका मूल्य बढ़ गया, आपके पास 150 हुआ, तो 150 में आप 50 रुपया तो आपने गेन किया, तो उस 50 रुपये पर आपको सरकार को टैक्स देना पड़ता है। तो उसी को लॉन्ग टर्म गेन टैक्स भी कहते हैं, है ना। सो यहां पर यह कह सकता है कि भाई गेन अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और अनलिस्टेड शेयर हेल्ड। तो इसके अंदर में क्या क्या हो सकता है, ये आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, उसमें आपका शेयर हो सकता है। इमूवेबल मतलब जो मूव नहीं कर सकते, जैसे आपकी जमीन हुआ, आपकी ज्वेलरी हुए, आपके शेयर बॉन्ड हुए, डिवेंचर्स हुए, है ना, आप कह सकते हैं कि डेब्ट इंस्ट्रूमेंट हुआ, आपका ज्वेलरी हुआ। ये सभी को आप लंबे समय तक जब आप रखते हैं और उस पर जो आपको बेनिफिट होता है, जो उस पर आप कैपिटल से आप गेन करते हैं, तो उस पर सरकार को 20% एलटीसी टैक्स देना पड़ता है ना। जब आप सपोज मेरे पास 10 लाख का कोई ज्वेलरी है हमारे पास, और आफ्टर 1.5 साल के बाद जो है 10 लाख की ज्वेलरी हमने बेचा, वो 15 लाख में हमने बेचा उसको, तो आपने क्या किया, 5 लाख रुपया आपने उस कैपिटल को बेचने के बाद 5 लाख रुपया आपने गेन किया, तो उस 5 लाख पर सरकार को टैक्स कितना देना पड़ता है, 20% देना पड़ता है। तो इसको 3 ईयर, अगर मोर देन 3 ईयर है, तो इन्होंने कहा कि इसमें चेंज करने की आवश्यकता है। ये जो है ना यूनिफॉर्म है नहीं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो चेंज कैसे करोगे भाई, तो इस साल का जो बजट आ रहा है उस बजट के अकॉर्डिंग, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने नाउ लुकिंग टू रेशनलाइज द टैक्स रेट एज अ वेल होल्डिंग टू पीरियड ऑफ कैलकुलेटिंग टू लॉन्ग टर्म कैपिटल। तो उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि इस साल का जो 23 और 24 का जो बजट होगा, जो पार्लियामेंट में 1 फरवरी को बजट प्रेजेंट किए जाएंगे, तो उस बजट के दौरान जो है
जो कैपिटल गेन टैक्स का जो स्ट्रक्चर है, जो अभी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको सिंपल कर दिया जाएगा, आसान किया जाएगा। तो कैसे आसान किया जाएगा? ये पीटीआई का ऑफिशियल रिपोर्ट के माध्यम से कहा। तो आसान ऐसे किया जाएगा कि उसको दो भागों में डिवाइड कर दो। वो जो कैपिटल है दो भागों में, किस टाइप का? एक मूवेबल एसेट्स होगा और दूसरा इमूवेबल एसेट्स होंगे। दो प्रकार के एसेट्स बना दो, एक मूवेबल एसेट्स और दूसरा आपका इमूवेबल एसेट्स, है ना, मूवेबल और इमूवेबल। अब इन दोनों एसेट्स को टाइम पीरियड में साइमल्टेनियसली उसी साथ टाइम पीरियड में भी डिवाइड कर दिया जाएगा, एक शॉर्ट टर्म के लिए और दूसरा लॉन्ग टर्म के लिए, और उसके आधार पर टैक्स फिक्स किया जाएगा। तो ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ कि भाई मान लिया इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या हो सकता है? आपका लैंड हो सकता है, आपका घर हो सकता है, हाउस हो सकता है। जो इमूवेबल है आप वो मूव नहीं कर सकता। मूवेबल प्रॉपर्टी में बहुत सारे हो सकते हैं, शेयर है, बॉन्ड है, आपका ज्वेलरी है, ये सारे। तो दो पार्ट में डिवाइड कर दो, एक इमूवेबल और मूवेबल, एक लॉन्ग टर्म के लिए, एक शॉर्ट टर्म के लिए, और दोनों पर जो है आप टैक्स फिक्स कर दो। तो ये जो लॉन्ग टर्म गेन, कैपिटल गेन टैक्स है, वो आसान हो जाएगा। तो इस चीज पर बात की जा रही है और इस साल के बजट में शायद ये चीजें बदलेगा। तो ये था आज का द हिंदू का 3-4 प्रमुख न्यूज जो आपके लिए एग्जाम, ये प्रीलिम्स में जरूर आ सकता है। इससे पहले भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, फिर से मिलते हैं।